ये सफेद धवल हिमनद, ये ग्लेशियर लद्दाख की जान है। हिमालय पार का ये इलाका, यहाँ आसमान से बातें करती बर्फ में सिमटी ऊंचाइयां हैं, जहां नीचे घाटियों की धड़कन सुनाई देती है। जिंदगी को यहाँ पेड़ों जंगलों का नहीं बल्कि ग्लेशियरों का भरोसा है, जिनसे निकलने वाली एक एक बूंद यहां सभ्यता का गला तर करती आई है। लेकिन साल के 2 महीने जैसे ये भरोसा कुछ हिलता है। अप्रैल मई में जब फसलों के बीज बोने का वक्त होता है तो कुदरती झरनों में बहता पानी जरूरत से काफी कम पड़ जाता है। ये हमारा जो नेचुरल ग्लेशियर जो मेल्ट होता है वो जून में मेल्ट होता है, और हमारा स्विंग सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल मई में, जो कि पहला हम इसको थचुच कहते हैं। उस वक्त हमें बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि वहाँ से पानी जो मेन स्ट्रीम में पानी जो नेचुरल गैस में पानी आता है बहुत ही कम आता है। दरअसल तब तक 18 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियरों का पानी पिघलना शुरू ही नहीं होता। जून में सूरज की तपिश बढ़ने पर ही वो पिघलते हैं और झरनों में पानी बढ़ पाता है, लेकिन तब तक फसलों के लिए देर हो चुकी होती है। लद्दाख में खेती का सीजन बमुश्किल 4 महीने का होता है, और वो भी मुख्य रूप से 4 फसलों का, गेहूं, जौ, आलू और मटर। लेकिन अगर पानी के इंतजार में 2 महीने गुजर जाएं, तो खेती कहां से होगी? एक फसल निकालना भी भारी हो जाता है। स्थानीय खेतीहरों की इस दुश्वारी का हल ढूंढा राज्य सरकार में सिविल इंजीनियर रहे चेवांग नॉर्फिल ने। तो ये लद्दाख की मुश्किल जिंदगी से वाकिफ नॉर्फिल ने फसलों की खातिर कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की ठानी, ताकि पानी अप्रैल मई में ही गांव के ठीक ऊपर मिल जाए और फसलों से आमदनी भी बढ़े। 4 मेजर क्रॉप में अगर कोई जमींदार पोटैटो और पीस, अगर वो इंस्टेड ऑफ बार्ली एंड व्हीट, if they could grow more potato and vegetable, their income will be 5 times more. अपने ऐसे ही एक कामयाब प्रयोग की जमीन दिखाने वो हमें भी ले चले लेह शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्तकमो गांव में। लद्दाख के इस सर्द और सूखे रेगिस्तान में किस तरह पानी बनाया जाता है, ये बताने के लिए हमारे को चेवांग नॉर्फिल साहब खुद यहाँ लेकर आए हैं। 80 साल की उम्र में भी उनका जोश काबिल तारीफ है। वो हमको अब बताने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, कामयाब करके दिखाया, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, और इसी वजह से आपको ग्लेशियर मैन भी कहा जाता है। ये स्तकमो गांव है, जहां ग्लेशियर से आने वाले पानी का एक झरना बहता है। 2010 में लेह और आसपास आई भारी बारिश ने इस प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया और झरने का रास्ता कुछ बदल गया। यहां कृत्रिम ग्लेशियर बनाने के लिए नॉर्फिल ने इसी झरने को अक्टूबर-नवंबर के सर्द महीनों से ही बांधना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पहाड़ी ढलान पर तेजी से बह रहे पानी को एक चैनल के जरिए कम ढलान की ओर मोड़कर उसकी रफ्तार घटाई। पानी धीरे बहेगा तो जल्दी जमेगा। ऊपर से एक छोटा सा वो ये पात जैसे नजर आ रहा है। हाँ जी। पहले क्या किया था हमने, उस वक्त हमारे इतना फंड्स नहीं था, तो यहाँ से जो पानी है उसी को हमने डाइवर्ट करके वहाँ ले गया, तो हमने वो बनाया है। चेवांग ने यहां ऐसी जगह चुनी जहां सूरज की रोशनी कम से कम आए, यानी ऐसी पहाड़ी ढलान जिसका मुंह उत्तर की ओर हो। सर्दियों में लद्दाख की घाटियों का तापमान भी -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, सो बर्फ तेजी से जमती है और फिर गर्मियां शुरू होने पर ऐसे शैडो एरिया में सबसे देर में पिघलती है। सिंपल प्रिंसिपल ये हुआ
कि तेज आते हुए पानी को आपने पहले तो उसकी रफ्तार कम की, वॉल्यूम कम किया है। हाँ, पहले रफ्तार कम की, ढलान उसकी कम करके। ढलान पहले ज्यादा तेज ढलान में पानी तेज बहेगा, कम तेज ढलान की आपने, ढलान कम हुई, फिर उस पानी को आपने एक चैनल में डाल के फिर इसको पाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बिल्कुल। झरने की धारा मोड़ने के बाद पत्थर कंक्रीट से बने नाले के पानी को अलग अलग पाइपों के जरिए हल्की ढलान वाली जमीन पर दूर तक कई जगह बांट दिया गया। ढलवां जमीन पर गिरने वाले इस पानी को कुछ कुछ दूरी पर रोकने के लिए पुश्ते भी बनाए गए ताकि बर्फ में बदलते पानी के हौज से बन जाएं। इन्हें आप बर्फ के तालाब कहें तो गलत नहीं होगा। अभी देखना आप ऊपर से वो जो डाइवर्शन चैनल है, चैनल का पानी आपने उस पानी को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। आप बीच बीच में ऐसे हमने पाइप लगाए हैं। अच्छा, वो पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाइप लगे हैं। वहाँ देख रहे हैं एक पाइप लगा है, वो एक पाइप का पानी वो इतने एरिया में वो फैलेगा। यहाँ जब यहाँ पहुँचेगा ना, ये पूरा हमने यहाँ से वहाँ बिल्कुल लेवल बना है, तो ये लेवल में गिरेगा, तो इसका थिकनेस वहाँ से यहाँ सेम कम होगा, पतला और सेम थिकनेस होगा। यूं यहाँ से इन्हें गिरेगा तो फिर यहाँ से जमना शुरू हो जाएगा। फिर ये जमते 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 जाएगा। वो पानी उन पाइप से निकल करके इस तरह अलग अलग छोटे छोटे फील्ड्स में जमा होता है। बिल्कुल, ये फैल के जाते हैं। फैला तो सर्दियों में वो जल्दी जमा, वो पानी नीचे उतरेगा वो तो जमता हुआ उतरेगा। बिल्कुल। और उस पानी को रोकने के लिए आपने आगे बीच बीच में हमने वो रिटेनिंग वॉल बना दी, और वहां पर वो पानी रुकेगा तो आपका ग्लेशियर यहाँ से वहाँ तक बनेगा पूरा। बिल्कुल, हाँ, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा ग्लेशियर से। नवंबर से लेकर मार्च तक सर्दियों के 5 महीने आने वाला पानी इसी तरह जमता चला गया और गांवों के ठीक ऊपर ग्लेशियर हकीकत में तब्दील होने लगा। ये पिघला ठीक अप्रैल और मई में जब फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चेवांग नॉर्फिल ने अपने साथियों की मदद से करीब 12 जगह पहाड़ी ढलानों पर गांवों से ठीक पहले ऐसे ग्लेशियर बनाए। इनका फायदा ये हुआ कि अप्रैल मई के सबसे अहम महीनों में बुआई के लिए किसानों को ज्यादा पानी मिलने लगा। किसानों की पैदावार बढ़ गई, आलू मटर जैसी नकदी फसलों से उनका मुनाफा बढ़ा। सर्दियों का जो पानी बेकार बह जाता था उसका इस्तेमाल होने लगा। मिट्टी में नमी लंबे समय तक रही, जमीन के नीचे का पानी भी रिचार्ज हुआ और ये भी कि पानी को लेकर लोगों के बीच झगड़े भी कम हो गए। तो ये थी चेवांग नॉर्फिल की प्रयोगशाला, उनका एक कामयाब प्रयोग आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी कृत्रिम ग्लेशियर का, जो उन्होंने बनाकर साबित करके दिखाया। खासतौर पर उन 2 महीनों के लिए जब फसलों की बुआई का मौसम होता है, अप्रैल और मई, और पानी कम होता है, उस समय ये ग्लेशियर काम आते हैं। लेकिन चेवांग नॉर्फिल का एक दर्द है कि जो नौजवान हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उनके इस अनुभव को आगे नहीं ले जा रहे। अभी हमें लोगों का जो ये ना कोऑपरेशन जो ना वो बहुत कम मिलता है। और खासकर आप देखो ना आर्टिफिशियल ग्लेशियर में विंटर में वहाँ कुछ उनको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, वहाँ वो देखभाल करके वो सारा कुछ कैसे पानी ठीक तरह से जाता है नहीं, कैसे वो यानी काफ़ी वो देखना पड़ता है। आप देखें, मान लो एक फैमिली है, अगर एक बार वो घर बना दिया तो बच्चों ने उसको संभालना है, कैसे उसको ठीक तरह से रखना है। अगर वो छोड़ देगा तो बार बार उसको कौन बना के देगा। चेवांग नॉर्फिल का ये दर्द हम सब का साझा है। दरअसल मैदानों में पानी को बचाए रखने के लिए जो अहमियत तालाबों और पोखरों की है, वही अहमियत लद्दाख जैसे ऊंचे हिमालयी इलाकों में ऐसे कृत्रिम ग्लेशियरों की हो सकती है। एक नौजवान ने इस प्रयोग को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये हैं सोनम वांगचुक। आगे जानेंगे आखिर क्या खास करने जा रहे हैं वो लद्दाख की सूखी जमीन में तरावट लाने के लिए। हिमालय पार ऊंचे लद्दाख की ये बेइंतहा खूबसूरती, जहां आसमान से बातें करते पर्वत शिखरों पर ग्लेशियरों का बसेरा है।
ग्लेशियर जो लद्दाख की प्यास बुझाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि सदियों पहले लद्दाख का रुख करने वाले हमलावरों के सामने भी ग्लेशियर बड़ी चुनौती होते थे। कहा तो यह भी जाता है कि 13वीं शताब्दी में चंगेज खां की आतताई मंगोल फौज को रोकने के लिए हिंदू कुश और कराकोरम के लोगों ने पहाड़ों में कृत्रिम ग्लेशियर तक बनाए थे। कृत्रिम ग्लेशियरों को लेकर ऐसी कई कहानियां इन पर्वतों में बिखरी पड़ी हैं। हमारे पूर्वज भी कहते हैं ऐसा कुछ करते थे, बहुत ऊंचाइयों पे जाके ग्लेशियर का दाना बीज बोते थे। फिर बाद में अभी 5-10 साल में नॉर्फिल साहब ने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए। लद्दाख में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत फसल की बुआई के सीजन यानी अप्रैल और मई में पड़ती है। इसी जरूरत को समझते हुए चेवांग नॉर्फिल ने कृत्रिम ग्लेशियर बनाकर दिखाए। लेकिन इस शानदार प्रयोग की भी कुछ सीमाएं हैं। जो वो ग्लेशियर बनाते हैं उसके लिए 13-14 हजार की ऊंचाई चाहिए। बहुत ऊंचाई में बनाना पड़ता है, नहीं तो वो जल्दी पिघल जाता है। उस ऊंचाई पे भी 13,000-14 हजार की ऊंचाई पे भी ऐसे एक पर्वत ढूंढते हैं जिसके छांव में, उत्तर की तरफ छांव में इसको बना सकें, नहीं तो धूप उसे जरूरत से पहले ही पिघला देती है। अब ये जो इतना फैला हुआ बर्फ हो तो वो सूरज के लिए बहुत आसान हो जाता है अपने किरणों से उसे पिघला दे, क्योंकि सूरज के किरणों को काम करने के लिए सरफेस एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 किलोवाट लगभग लद्दाख में गर्मी होती है। वो सीडिंग ऑफ ग्लेशियर्स कहते हैं। लद्दाख में पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे इंजीनियर सोनम वांगचुक ने नॉर्फिल के प्रयोग को करीब से समझा और फिर उसे आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। मैं सोचने लगा पिछले 2 सालों से और छोटे छोटे तजुर्बे करने लगा कि कैसे इसको हम सुलझाएं और ऐसा एक बनाएं जो किसी भी ऊंचाई पे, यानी कि जैसे लेह में सबसे नीचे तो सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी के तट पर ही जो टिक सके और उसे कोई परछाई की भी जरूरत ना हो। अगर वहां बन सके तो फिर किसी भी जगह बन सकते हैं। सोनम वांगचुक ने भी ग्लेशियरों से निकलने वाले झरनों के सर्दियों में बेकार बह जाने वाले पानी को इस्तेमाल करने का लक्ष्य बनाया। बीती सर्दियों में उन्होंने सिंधु नदी के करीब अपने स्कूल सैकमॉल की जमीन को अपनी प्रयोगशाला बनाया। एक नए कृत्रिम ग्लेशियर के प्रोटोटाइप पर काम शुरू किया। मैं ये सोचने लगा कि किस तरह से हम इसको क्षेत्रफल घटाएं और जो वॉल्यूम है इसका उसे हम बढ़ाएं। हजारों लीटर हो मगर उसका एरिया जो है वो कम से कम हो, ताकि सूरज काम ना कर पाए मगर हमारा पानी तो उसके वॉल्यूम से मतलब है वो बढ़े। तो फिर मैंने सोचा इसे हॉरिजॉन्टली नहीं, एक तरह से हम सूरज को धोखा दें, उसे सूरज की ही तरफ ऊंचाई में वर्टिकली जमा करने की जरूरत है पानी को। इस सिद्धांत को जांचने परखने के बाद सोनम वांगचुक ने करीब ही पहाड़ी से आने वाले झरने के पानी में कुछ ऊपर एक पाइप डाल दिया। अगर गांव से 1 किलोमीटर दूर हम एक पाइप का मुंह रखें नाले में, तो उस पानी को पाइप से गांव तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच में जो ऊंचाई है वो लगभग 100 मीटर यानी 300 फुट नीचे तक आ जाती है 1-2 किलोमीटर में। इस पाइप को नीचे गांव तक लाने के बाद किसी टावर की तरह ऊपर की ओर उठा दिया गया। 100 मीटर ऊंचाई से हमने ये पाइप बिछाया और फिर गांव में वो पहुंचा नीचे आती आती। उसके बाद अगर ये पाइप ऊपर को उठाएं, समझ लीजिए एक टेलीफोन टावर पे लगा दें 100 मीटर ऊंचाई के मोबाइल टावर पे, तो उस 100 मीटर के ऊंचाई पे से पानी फूटने लगेगा फव्वारे की तरह, बिना बिजली के, बिना किसी पंप के, सिर्फ इसलिए कि उसका स्रोत उतने ही ऊंचाई पे है, वो अपने स्रोत के बराबर लगभग जाके निकलने लगी। यही सिंपल सादा सा सिद्धांत है। ये प्रयोग कामयाबी की ओर बढ़ने लगा। सर्दियों में 20 फुट यानी करीब 2 मंजिला ऊपर तक उठाए गए पाइप से पानी का फव्वारा फूटने लगा।
जब वहां से ऊंचाई से पानी गिरेगी तो लद्दाख के सर्दियों में जहां -20 से -30 तक होता है और हवा को अगर उसका भी हिसाब लें तो -50 का असर रहता है। तो उस ठंड में ये पानी ऊपर से जमीन तक पहुंचते पहुंचते ही जमने लगेगी और ये बढ़ते 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 एक कोन का त्रिकोणीय आकार के पर्वत का शक्ल लेती है। -20 से 30 डिग्री तापमान और ऊपर से विंड चिल इफेक्ट, करीब 2 मंजिला ऊंचा बर्फ का एक स्तूप धीरे धीरे आकार लेने लगा और साथ ही लद्दाख के लिए एक नई संभावना ने भी आकार ले लिया। सोनम वांगचुक का ये कृत्रिम ग्लेशियर मार्च और अप्रैल में टिका रहा। वो पिघला तो आधा मई बीतने के बाद। बौद्ध धर्मगुरु ड्रिकुंग छेफंग रिनपोचे इस प्रयोग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोनम वांगचुक को इस साल अपने फियांग मठ की जमीन पर इसे आजमाने का न्योता दिया है। अपने साथियों के साथ सोनम वांगचुक ने अभी ये प्रयोग अपने ही दम पर किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे करने के लिए उन्हें कुछ पैसे की दरकार है। इसके लिए भी उनकी एक अलग योजना है ताकि अधिक से अधिक लोग उनके प्रयोग में शामिल हो सकें। हम इसे एक तरह से लोकतांत्रिक रूप में इसका साधन स्रोत उठाएं, हम ये सोच रहे हैं। तो एक आजकल क्राउड फंडिंग नाम से बहुत इंटरनेट पर ऐसे कई साधन हैं। पैसे से ज्यादा उनका भावना जो है वो महत्वपूर्ण है। वो इस समस्या को, पहले तो लद्दाख में क्या होती है वो समस्या को समझे, फिर उसमें मैं भी सहभागी होऊंगा, ऐसा भावना आए देश के सभी लोगों में, विदेश के सभी लोगों में, तो उसका हम ज्यादा मान्यता रखते हैं। तो सोनम वांगचुक साहब, आपके इस खास एक्सपेरिमेंट, इस अनूठे प्रयोग की कामयाबी की हम लोग दुआ करते हैं, कामना करते हैं और अगले साल मई में जब ये प्रयोग होगा तो हम भी कोशिश करेंगे उस उम्मीद के शिखर पर जहां आप पहुंचे आपको देखें और इस प्रयोग को कामयाब होते हुए देखें। आप चाहें तो आप भी सुझाव दे सकते हैं सोनम वांगचुक को, उनकी कुशल टीम को जिसमें कई इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी शामिल हैं। आप हमें feedback@ndtv.com पर लिख सकते हैं और इसके अलावा हम आपको वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं जहां आप ज्यादा जानकारी इस सिलसिले में सोनम वांगचुक और उनकी टीम से ले सकते हैं। तो इस खास प्रयोग पर मैं सुशील बहुगुणा, NDTV इंडिया।